वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आई एम आकांक्षा शुक्ला। जैसा कि आपको पता है, मैंने सिर्फ फर्स्ट के 25 क्वेश्चन करा दिए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के। जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे के मेरे मॉक जो मैं करवा चुकी हूँ वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ग्रुप से, ठीक है। देखते हैं 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा की गई थी, तो ये पूछा गया, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अशफाक उल्ला खां। कौन कौन थे, मतलब देखो, काकोरी ट्रेन डकैती की जो कल्पना की गई थी वो राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्ला खां थे, ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, सबसे पहला हमारा ये आएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी, ठीक है, जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी, ठीक है। अधिनियम में शामिल क्रांतिकारी कौन कौन से थे, देखो, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। कौन सी, काकोरी नामक, मतलब काकोरी ट्रेन जो एक एक्शन डकैती थी, तो उसमें जो आंदोलन हुआ था उसमें क्रांतिकारियों नेता के नाम देखे क्या क्या है, देखो, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्ला खां हैं, राजेंद्र लहरी हैं, केशव चक्रवर्ती और मुकुंदी लाल बनवारी लाल गौरतलब हैं। स्वतंत्रता सेनानियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रेशम सिंह को काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। देखिए, आपको राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तो याद रहेंगे नाम, लेकिन एक नाम और भी है जो रोशन सिंह के नाम से हैं। ये काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को इन्हें फांसी दी गई थी। तो इन्हें याद रखिएगा, डेट भी कब दी गई थी फांसी, 19 दिसंबर 1927 को, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो बगरू में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, ठीक है। तो किसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। बगरू राजस्थान में हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। आगे देखते हैं क्या है इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट देखिए क्या क्या है। बुगरू प्रिंटिंग एक पारंपरिक प्रिंटिंग तकनीकी है जो प्रकृति रंगों का उपयोग करके की जाती है, ठीक है। मतलब ये बुगरू जो है वो प्रिंटिंग है एक प्रकार की, जो पारंपरिक प्रिंटिंग तकनीकी है जो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके, मतलब जो प्रकृति में रंग होते हैं उनका उपयोग करके बनाई जाती है। कोई भी अदर रंग नहीं लिए जाते, ठीक है। मतलब जो बने हुए रंग होते हैं वो नहीं, प्राकृतिक रंग लिए जाते हैं। यह राजस्थान में एक सुदूर शहर में छिपा समुदाय द्वारा प्रचलित एक शिल्प है। यह क्षेत्र दो प्रकार के प्रिंटों के लिए लोकप्रिय, कौन कौन से देखते हैं, डब्बू प्रिंट और सियाली बगरू प्रिंट, ठीक है। बगरू जो होता है छपाई आमतौर पर नीले या काले रंग के पृष्ठाधार पर की जाती है, और सियाली बगरू मुद्रित कपड़े अपने विशिष्ट काले और पीले गेरू क्रीम रंग संयोजन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसका क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात किस अनुपात में प्रतिशत है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा 4% है, ठीक है। नवंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निर्धारित नगद आरक्षित अनुपात जो था वो 4% था, ठीक है। और नगद आरक्षित अनुपात CRR वह राशि है जो अनुसूचित बैंकों को हर समय देश के केंद्रीय बैंक के पास जमा करनी होगी। मतलब कहने का ये है कि CRR नगद आरक्षित अनुपात जो है वो एक ऐसी राशि है जो अनुसूचित बैंकों को हर समय, मतलब प्रत्येक समय बोल सकते हैं, हर समय देश के केंद्रीय बैंक के पास जमा करनी होगी। आगे क्या है, यह केंद्रीय बैंक CRR बढ़ाता है तो अनुसूचित बैंकों के पास उनके निपटान में कम राशि उपलब्ध होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, CRR वह राशि है जो बैंक के पास होती है जिसे कहीं भी निवेश नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता, या उधारकर्ताओं को ऋण के रूप में नहीं दिया जा सकता। मतलब कहने का ये है कि CRR जो राशि होती है वो बैंक के पास होती है लेकिन उसे निवेश नहीं किया जा सकता। उधारकर्ता मतलब जो उधार लेने आते हैं बैंक में कि लोन के माध्यम से मुझे दे देंगे, तो वो CRR जो राशि होती है यानी नगद आरक्षित अनुपात जो होता है वो नहीं दिया जा सकता। तो उसे याद रखना है, वो 4% है, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, हवा महल 1799 में ईस्वी में महाराज द्वारा बनवाया गया था। तो कौन से महाराज ने बनवाया था, हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में बनवाया था।
आगे देख लेते हैं क्या क्या। देखिए सवाई प्रताप सिंह जो हैं उनके बारे में कुछ की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। देखिए उनकी कला की परख का बेहतरीन उदाहरण हवा महल है। ठीक है, हवाओं का महल का अनूठा स्मारक और सिटी पैलेस के कुछ कमरे हैं जिनका निर्माण उन्होंने करवाया था। वे स्वयं एक अच्छे कवि थे। कौन? सवाई प्रताप सिंह। और उन्होंने ब्रजनिधि के कलम नाम से ब्रज भाषा और धुंधरी भाषा में कविताएं लिखी। ठीक है, नंबर सेकंड पे कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1166 में। मृत्यु कब हुई थी? 1192 में। चौहान यानी चहमान वंश के राजपूत योद्धा राजा थे जिन्होंने राजस्थान में सबसे मजबूत राज्य की स्थापना की। ठीक है, आगे क्या है? 1192 ईस्वी में तरावड़ी यानी तराइन के दूसरे युद्ध में मुस्लिम नेता मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज की हार ने भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक नव परिवर्तन का शुरू किया। तो आप समझ गए होंगे पृथ्वीराज चौहान कौन है। वैसे तो आप हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से, बट मैंने शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आगे देखते हैं क्या है। राय बुलार भाटी कौन है? देखो वह भाटी वंश के एक कुलीन मुस्लिम राजपूत थे। देखिए हम आपको 4 इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में 4 थे। ठीक है, अगर आपको इन सब के बारे में पता होता तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी बता दे रही हूँ। अगर पेपर में इनसे इंपॉर्टेंट मतलब इन पॉइंटों से मिलकर अगर कोई आपका ऑप्शन होता है तो उस ऑप्शन को लेकर आप बिल्कुल श्योर रहेंगे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं राय बुलार भाटी कौन है। वह भाटी वंश के कुलीन मुस्लिम राजपूत थे। वह गुरु नानक की आध्यात्मिक प्रतिध्वनि से प्रेरित हुए और उन्हें उनके श्रद्धालु अनुयायी बने। ठीक है, बेबे नानकी गुरु नानक की बहन के बाद राय बुलार भाटी दूसरे धन्य व्यक्ति थे जिन्होंने अपने एफ्लेक्स खुलासे से अवगत कराया कि गुरु नानक ईश्वर का एक विशेष उपहार है जो मानव जाति को सभी बुराइयों से मुक्त करने के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रानी पद्मानी क्या है? पद्मावती, जिसे पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ साम्राज्य की 13वीं-14वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध रानी थी। 16वीं शताब्दी के कई ग्रंथों में उनका उल्लेख है जिनमें से सबसे पहले स्रोत क्या है? पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा सन 1540 ईस्वी में लिखी गई एक कविता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 30 जो है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? एंटोनियो गुटेरेस पूछे गए किस देश के प्रधानमंत्री हैं? संयुक्त राष्ट्र महासचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। 2017 से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला। वह यह पद हासिल करने वाले 9वें व्यक्ति हैं। ठीक है, 9वें व्यक्ति हैं। पुर्तगाल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य गुटेरेस ने 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। किसने किया था? पुर्तगाल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य गुटेरेस। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। दक्षिण सूडान 2011 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले नवीनतम और 193वां सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। वह चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों और अधिकांश अन्य देशों ने इसकी पुष्टि की थी। आगे देखते क्या है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है यानी यूएसए में स्थित है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्ट इंडीज बीच खेला गया। ठीक है, एक T20 मैच था। तो देखिए इसका सही आंसर वेस्ट इंडीज हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बता दिया था, तो आप याद रखिएगा। आगे इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या देखिए इसके की पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे लिखा है BRSABV। इनका इकाना मतलब क्रिकेट स्टेडियम है। क्या? इकाना क्रिकेट स्टेडियम है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इनका क्रिकेट स्टेडियम पूर्व में इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, मतलब ये याद रखिएगा कि फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। BRSABV क्या? BRSABV इकाना क्रिकेट स्टेडियम भारत रत्न
श्री अटल बिहारी वाजपेयी यानी श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला था। इकाना क्रिकेट स्टेडियम पूर्व में इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, यानी पूर्व में इकाना था और प्रेजेंट टाइम में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। तो आप इसको नाम जो लिखा BRSABV, इसका फुल फॉर्म यही बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। देखिए B से हो जाएगा भारत, R से रत्न, S से श्री, A से अटल, B से बिहारी और V से वाजपेयी। BRSABV का फुल फॉर्म भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्या है, यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है। यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत एक स्टेडियम है। यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत एक स्टेडियम, ये नेक्स्ट पॉइंट मतलब अगेन रिपीट हो गया है। 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला यह भारत का 5वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। आगे देखते क्या है। जुलाई 2019 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इसे अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए भारत में तीसरे घरेलू मैदान के लिए मंजूरी दी। तो आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2022 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। तो देखिए, अगर हमने वहाँ पे 2019 में क्वेश्चन आया था तो 2022 के लिए आया था, ठीक है। तो पहले ही बता दिया गया था कि किसके द्वारा की जाएगी। तो अब तो हो चुका है, तो हम लोग इसको ईजिली बता सकते हैं जिसने करंट पढ़ा होगा। तो सही उत्तर इसका चीन हो जाएगा, ठीक है। 2022 के एशियाई खेलों की मेज़बानी चीन करेगा और 2022 के एशियाई खेल चीन के होगोंजू में होने वाले हैं। कहाँ पे? होगोंजू, ठीक है। आगे देखते हैं। 1990 में बीजिंग और 2010 में ग्वांगझू के बाद हगांजो में इस आयोजन की मेज़बानी करने वाला तीसरा चीनी शहर होगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। एशियाई खेलों के बारे में क्या है। एशियाई खेल ओलंपिक परिषद OCA कैलेंडर पर सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित आयोजन है। पहला एशियाई खेल 1951 में दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। पहला एशियाई खेल कहाँ पे? 1951 में दिल्ली, मतलब दिल्ली में हुआ था। दिल्ली कहाँ पे? भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के चीफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्हें 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS शॉर्ट में बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर जनरल विपिन रावत है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ये भारत के थल सेना अध्यक्ष COAS, ठीक है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया, जनरल विपिन रावत थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस है ये, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी और बहुत ज़्यादा वर्क भी इन्होंने किया है, जनरल विपिन रावत। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं क्या क्या है। जनरल विपिन रावत को 17 दिसंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा थल सेना का 27वां चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया था, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। और उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया। वर्तमान सेनाध्यक्ष COAS कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो 31 दिसंबर 2019 से सेवारत हैं। तो आए आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है, नवंबर 2018 में 33वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में, ठीक है। नवंबर 2018 में आयोजित 33वां शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स हम पढ़ते हैं क्या। देखिए एशियन का मतलब होता है, जो एशियन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एसी, मतलब ASEAN का मतलब होता है एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशंस, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। या इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की सरकारों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। एशियान 10 दक्षिणी पूर्व एशियाई राज्यों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ लाता है। तो आपको ये याद रखना है कि 10 दक्षिण पूर्व एशियाई राज्य कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम को एक साथ लाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है।
मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन करने वाला अंग अग्नाशय है। अग्नाशय का पाचन कार्य जो होता है अग्नाशयी रस का उत्पादन करता है। अग्नाशय का चयापचय कार्य विशिष्ट हार्मोन का उत्पादन करना है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो शरीर के रक्त शर्करा के नियमन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। देखिए हमने पहले पढ़ लिया अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। तो अब देखते हैं यकृत, प्लीहा, पित्ताशय तो क्या होता है देखते हैं। देखिए हमारा यकृत क्या होता है। यकृत हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, जो हमारे भोजन को पचाने, ऊर्जा का संचय करने तथा विष को निकालने में सहायता करता है। कौन? यकृत। और प्लीहा क्या होता है? देखो प्लीहा यह संक्रमण से लड़ती है और आपके शरीर द्रव को संतुलित रखती है। इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कीटाणुओं से लड़ती हैं। प्लीहा हमारे शरीर में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करने में भी मदद करती है और पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करती है। आगे देखते हैं क्या है। पित्ताशय क्या होता है? इसका प्राथमिक कार्य पित्त को संग्रहित करना जो यकृत में बनता है, ठीक है, और शरीर में वसा को तोड़ने में मदद करता है। यह एक अवशेषी अंग है, अर्थात यदि अंग को निकालने की आवश्यकता हो तो लोग पित्ताशय की थैली के बिना कार्य कर सकते हैं। मतलब पित्ताशय की थैली ऐसी होती है जिसको निकाल के भी लोग कार्य कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ब्रोमीन। एक धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है ब्रोमीन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ इसके की पॉइंट्स। क्या देखिए हमने अभी पढ़ लिया यहाँ पे ब्रोमीन पढ़ा है, बचा है पारा, क्लोरीन, हीलियम। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से, यानी जो मैं पहले भी वीडियो बनाया उसके माध्यम से भी मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि देखिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको अगर उसका सही आंसर नहीं पता है तो आपको 4 ऑप्शन में अगर 3 ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना आ रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता है, तो एक आप गेस भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर सही होने के चांसेस 60 to 70% रहते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं ब्रोमीन क्या होता है, पारा क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है। तो देखते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी, जो आर्ट साइड से रहे तो उनके लिए मैं बताती हूँ। ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Br है और परमाणु क्रमांक 35 है। यह तीसरा सबसे हल्का हैलोजन है और कक्षीय तापमान पर एक वाष्पशील लाल भूरे रंग का तरल है, ठीक है। पारा क्या होता है? पारा एकमात्र ऐसा तत्व धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है। इसे आमतौर पर क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है? पारा को, ठीक है। क्लोरीन देखिए क्लोरीन के पढ़ते हैं। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Cl होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 17, ठीक है। क्लोरीन एक पीली हरी गैस है जो हवा से भरी होती है और इसमें तेज जलन वाली गंध होती है। तो क्लोरीन आपको याद रखना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हीलियम क्या होता है। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक He है, मतलब He हीलियम होता है और परमाणु क्रमांक 2 होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषाक्त, निष्क्रिय एक परमाणु गैस है जो आवर्त सारणी में अक्रिय गैस समूह में पहली है। इसका क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक और गलनांक सभी तत्वों में सबसे कम होता है, किसका? हीलियम का। तो आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं 37 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम में से क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। देखिए ऑप्शन देखिए पहले क्या क्या, ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम। तो इन चारों की तुलना में सबसे कम क्लोरीन की त्रिज्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे की पॉइंट्स क्या क्या हैं। परमाणु त्रिज्या एक परमाणु के नाभिक में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों तक की दूरी होती है। आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या अनुमानित तरीके से परिवर्तित होती है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या एक समूह से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं घटती है। इस प्रकार हीलियम सबसे छोटा तत्व है और फ्रांसियम सबसे बड़ा तत्व है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 एंड लास्ट हमारा। देखिए क्या है, CH3COOCH2CH3 का सूत्र है। देखिए किसका सूत्र है, तो आपको याद रखना है इसको, ठीक है। क्या? इथाइल एथोनेट है इसका आंसर, इथाइल एथोनेट। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसके लिए तो बहुत इजी होगा, और जिसने नहीं पढ़ी उसको मैं याद करने का तरीका बता दे रही हूँ कि बाई चांस बाई लक अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, या फिर इससे
मतलब मिलते जुलते कोई ऑप्शन आ गया आपको, जैसे ऑप्शन में अगर इथाइल एथोनेट दे दिया जाए और प्रोपेनिक अम्ल का पूछ लिया जाए तो आपको ये तो पता रहेगा कि इथाइल एथोनेट का ये होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपको याद होना ज़रूरी है। क्या देखिए CH3COOCH, पहले ऐसे याद करना है। देखो CH3COO, CH3COO, CH2CH3, मेरे साथ बोलिए। देखिए स्टार्टिंग में CH3 है, लास्ट में CH3 है, ठीक है, और बीच में क्या है CO मतलब COO CH2। आप मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। CH3COO CH2 CH3 क्या होता है? इथाइल एथेनोएट का होता है। आगे देखते हैं एथाइल। देखिए सबके रासायनिक सूत्र मैंने लिख दिए हैं कि आपको याद करने में इजी हो जाए। तो पहला पढ़ते हैं क्या है? इथाइल मतलब एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का क्या है? CH3COO CH2 CH3। इसका क्या हो जाएगा? CH3CO CH2 CH3 एथिल एसीटेट का है, ठीक है। सूत्र के साथ कार्बनिक यौगिक जिसे C4H802 में सरलीकृत किया गया है। एक सेकेंड। ठीक है, इसका उपयोग गोंद, नेल पॉलिश रिमूवर और चाय कॉफ़ी की डिक्रिफिनेशन प्रक्रिया में किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसे। देखिए ब्यूटानोइक पढ़ रहे हैं, बुटानोइक एसिड। बुटानोइक एसिड क्या होता है? इसे ब्यूटेरिक अम्ल भी कहते हैं। यह रासायनिक सूत्र CH2CH2CH2CO2H के साथ एक सरल श्रृंखला एल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह एक अप्रिय गंध के साथ एक तैलीय रंगहीन तरल है। तो आपको इसका भी याद रखना है क्या? बुटानोइक एसिड क्या है? CH2 मतलब 3 टाइम CH2 है, फिर CO2 फिर H है, ठीक है। यह एक अप्रिय गंध के साथ एक तैलीय रंगहीन तरल है। आगे पढ़ते हैं। मिथाइल एसीटेट क्या है? इसे MEOAC या एसिटिक अम्ल मिथाइल एस्टर या मिथाइल एथोनेट के रूप में भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला मतलब क्या होता है? नाम रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए CH3COO CH3 होता है, ठीक है। सूत्र के साथ एक कार्बोक्सिलिक एस्टर है। यह एक ज्वलनशील तरल है जिसमें कुछ गोंद और नेल पॉलिश रिमूवर के जैसी ताज़ा सुगंध होती है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोपोनिक क्या होता है। देखिए प्रोपेनोइक अम्ल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है। प्रोपेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH2CH2CO2H। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगी हो या फिर कोई भी कमी रह गई हो मेरे वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता होगा तो पेपर आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी टेलीग्राम मतलब इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।